हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, पहले तो ना मुझे जेन्युइनली जानना है कि हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जो पूरा का पूरा आरबीआई हमारे थ्रू ही प्रिपेयर कर रहे हो। लेट इट बी आइदर द कोर्सेज और जस्ट वीडियोस। क्यों? बिकॉज मैं ना यहाँ पर फिर बहुत सारी चीजें होती है। देखो, अभी अगर मेरे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है तो मैं अपने मन से पढ़ा सकती हूँ, है ना। लेकिन अगर मेरे पास बहुत सारी जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, चाहे माइट बी द नंबर इज जस्ट वन, मैं फिर वहां पर क्या है कि पहले कोशिश करूंगी जितना भी सिलेबस है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर दूं, उसके बाद रिवीजन शुरू करवाऊं। तो अब आप लोग ना मुझे एक बार बता देना कि हाँ भाई मैम, हम आपके यहाँ से ही पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो। आई डोंट केयर अबाउट वन स्टूडेंट और टू स्टूडेंट। अभी आप मुझे कैसे बता सकते हैं? आइदर यू जस्ट कॉमेंट या फिर आप लाइक कर दो वीडियो पर। तो वीडियो पर अगर एक भी लाइक इस तरह से आता है तो मैं समझ जाऊंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब हमने ना अपनी बैंकिंग एंड करेंट अफेयर्स, बैंकिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक अफेयर्स जो है, इसका एक पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया 3 वीक्स का। ये फाइनल पार्ट है, फिर हम अक्टूबर पर आ जाएंगे और अक्टूबर में कंप्लीट करवा दूंगी आपके एग्जाम से 1 हफ्ते पहले पहले तक, जितना मुझे लगता है। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहेगी। गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर सर लाने का कोशिश कर रहे हैं। होपफुली ही विल ब्रिंग द वीडियोस, तो अपन फिर वैसे ही मूव ऑन कर लेंगे बाकी चीजों पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने यहाँ पर ओवरसीज एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड लिमिट्स जो है अंडर बाजिल 3, इसको यहाँ पर क्या किया है, रिवाइज किया है। अब एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स जो होते हैं ये हमारे ना ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। आरबीआई के पिछली बार वाले एग्जाम में आए थे, तो यहाँ पर ये थोड़ा न्यूज में अगर रहते हैं तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि माइट भी पिछली बार तो डिस्क्रिप्टिव में आए थे, इस बार वैसे ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर बात करें एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते क्या हैं, तो ये परपेचुअल बॉन्ड्स हैं। परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जो आपके इनफाइनाइट टाइम के लिए होते हैं। ठीक है, तो कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है इनमें। और बॉन्ड्स क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम इंटरेस्ट वगैरह अर्न कर रहे होते हैं, और इनको हम यहाँ पर ट्रेड भी कर लेते हैं सेकेंडरी मार्केट में। तो ऐसे बॉन्ड्स यहाँ पर या तो रिडीम हो जाते हैं, या तो यहाँ पर आप इनको क्या कर सकते हो, इनको कॉल कर लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली बैंक्स या कंपनीज जो होती हैं वो इनको इशू करती हैं, और थोड़ा सा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हाई होता है, क्योंकि कोई भी मैच्योरिटी रेट इनकी नहीं है। अब ये यहाँ पर लिस्ट और ट्रेड किए जाते हैं एक्सचेंजेस पर। तो एडिशनल टीयर बॉन्ड्स जो 1 होते हैं, अगर बैंक इशू कर रहे हैं तो ये इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पर स्किप भी कर देते हैं। आरबीआई इनको रेगुलेट कर रहा होता है। और बाजिल 3 में हमने जो एडिशनल टीयर 1 कैपिटल के बारे में पढ़ा है, ये बेसिकली हमारी उसी इक्विटी से रिलेटेड भी रहता है। ठीक है, तो आपको एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स क्या होते हैं ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले तो परपेचुअल बॉन्ड्स है, जिसमें कि कोई मैच्योरिटी डेट नहीं है। इन्वेस्टर्स को प्रिंसिपल वापस नहीं मिलता है, केवल इंटरेस्ट मिल रहा होता है। इंटरेस्ट आपका हमेशा चलता है, और यहाँ पर हायर इंटरेस्ट रेट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। परपेचुअल नेचर होता है, तो इनको हम यहाँ पर एक इक्विटी की तरह डिपेंड देखते हैं, ना कि डेट की तरह। यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो हमारे लिए एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरह होता है, जिसको यहाँ पर बैंक्स इशू कर रहे हैं आरबीआई की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्यों यहाँ पर इशू करते हैं? ताकि जो कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो वाला जो हमने पार्ट पढ़ा था ना, वही। तो इनके पास एक कॉल ऑप्शन होता है, ताकि बैंक्स जो है इनको बाय बैक कर ले जब भी उनको लगता है। साथ में यहाँ पर हायर रिटर्न्स दे रहे हैं, तो हमारे रिस्क भी हाई रहेगा। जैसा रिस्क वैसा इश्क, है ना। तो रिस्क हाई है तो रिटर्न्स भी आपको हाई ही मिलते हैं। इन्वेस्टर जो है वो अपने बॉन्ड्स को रिटर्न नहीं करते हैं बैंक को, क्योंकि कोई भी पुट ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। इन्वेस्टर अपनी मर्जी से नहीं जा सकता। बैंक कॉल बैक करना चाहते हैं, बैंक बाय बैक करना चाहते हैं, तो वो हम यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। अच्छा, एडिशनल टीयर पता है क्या होता है? एडिशनल टीयर 1 कैपिटल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि एडिशनल टीयर 1 कैपिटल क्या है। तो देखो, बाजिल 3 नॉर्म्स में एडिशनल टीयर 1 कैपिटल में हमारे पास में परपेचुअल कंटिजेंट कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली हमारी कोर इक्विटी को ना ये सप्लीमेंट कर रहे होते हैं। एक तो कोर हमारा होता है कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एडिशनल टीयर 1 कैपिटल होता है। ठीक है, चलो बाकी मैंने बाजिल नॉर्म्स में अच्छे से पढ़ा रखा है आपको ये सारा पार्ट, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। फाइनेंस वीडियोस की आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या फिर वन शॉट में भी शायद आ गया होगा, नहीं आया होगा तो थर्ड पार्ट में आएगा। अब न्यू 1.5% का कैप जो है फ्रॉम अक्टूबर 1 2025 फॉर ऑल पेमेंट बैंक्स एंड ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंक्स।
की डिटेल्स की बात करें तो आरबीआई ने इशू किया है बासिल 3 कैपिटल regulations perpetual debt instrument in additional tier 1 capital eligible limit for foreign currency rupee denominated bonds overseas direction 2025। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको बताया गया है कि भाई एडिशनल उसमें हमारे पास क्या क्या रहेगा, ठीक है। अब इफेक्टिव कब से है ये? 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो गया। रिवीजन यहाँ पर जो है वो क्या हुआ, तो सबसे पहले तो जो हमारे पास में यहाँ पर एलिजिबल लिमिट है परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स की इशूड ओवरसीज इन फॉरेन करेंसी, इनको हमने फॉरेन करेंसी में इशू किया है या फिर रुपी डिनोमिनेटेड, इसको रिवाइज किया गया है। तो हमारे जो पीडीआईज हैं, अब इसमें आप एडिशनल टीयर 1 कैपिटल 1.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स भी रख सकते हो। तो देखो इसमें ना हमारे पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रीफर्ड स्टॉक्स आते हैं और कुछ हाइब्रिड डेट इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो एक हमारा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल होता है जिसमें हमारा कॉमन स्टॉक, डिस्क्लोज रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आता है, ठीक है। चलो, तो आरडब्ल्यूएस क्या है? ये बेस्ड है ऑन द लास्ट ऑडिटेड या फिर लिमिटेड रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिस्क वेटेड एसेट्स को हम यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं वो बासिल नॉर्म्स में मैंने बता रखा है। ऑपरेशनल रिस्क, हमारा क्रेडिट रिस्क एंड मार्केट रिस्क के लिए रहता है। तो वो हमारे कितने हैं हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट्स, वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताएंगी। उसके अकॉर्डिंग 1.5% तक हम जो कैपिटल रेज कर रहे हैं वो पीडीआई के थ्रू कर सकते हैं। लीगल बेसिस, डायरेक्शंस जो इशू हो रही है सेक्शन 35A में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के, तो वो हमारी पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं। 81 बॉन्ड्स जैसे मैंने बताया ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहाँ पर परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, और यहाँ पर ये टीयर 1 कैपिटल को स्ट्रेंथन करते हैं, क्वेश्चन की तरह काम करते हैं अगेंस्ट लॉसेस। कोई फिक्स मैच्योरिटी नहीं है, इनको राइट डाउन किया जा सकता है, कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, और यहाँ पर इनको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरह ही ज्यादा ट्रीट किया जाता है। हाई इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी आपका हाई है, आप इन्हें बेच नहीं सकते हैं, इसलिए आप इनको ट्रेड कर सकते हैं लेकिन वापस बैंक को नहीं दे सकते हैं। पुट ऑप्शन नहीं है, कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, ये सब मैंने अलग अलग फाइनेंस की वीडियोस में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, उससे आप पढ़ लेना। आरबीआई ईज कर रहा है रूल्स ऑन इंटरेस्ट रेट रीसेट्स फॉर रिटेल एंड एमएसएमई लोन्स। तो यहाँ पर जो हमारे बोरोवर्स हैं ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन के, वो अब यहाँ पर नो लॉन्गर मैंडेटरी एंटाइटल्ड हैं टू स्विच फ्रॉम फ्लोटिंग टू फिक्स्ड रेट्स। जरूरी नहीं है कि आपने अगर ईएमआई बेस्ड पर्सनल लोन लिया है तो आप यहाँ पर फ्लोटिंग से फिक्स्ड रेट्स में अपने लोन्स को कन्वर्ट करवा सकते हो। अब यहाँ पर ये लेंडर का मन है, बैंक का मन करेगा कि वो कर दे तो वो कर देगा, आप जाकर बोलोगे कि नहीं ये तो मेरा हक है, तो आप एंटाइटल्ड नहीं हो इस राइट के साथ में। स्प्रेड ओवर बेंचमार्क, तो बैंक्स जो हैं वो डिसाइड कर सकते हैं स्प्रेड ओवर बेंचमार्क कि भाई हमें कौन सा बेंचमार्क रेट लेकर चलना है, रेपो लिंक्ड लेना है, माइबॉल लेना है, एआरआर लेना है, वो बैंक की मर्जी है। कंपोनेंट्स एक्सेप्ट क्रेडिट रिस्क प्रीमियम जो है वो हम रिवाइज कर सकते हैं वंस इन 3 इयर्स। कितना क्रेडिट रिस्क यहाँ इन्वॉल्व है वो हम यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं। पर्सनल लोन्स कैसे होते हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, कोई भी कोलैटरल अटैच नहीं होता है ना। फिर आते हैं एमएसएमई लोन्स, तो ये हमारे एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लेंडिंग रेट्स के साथ में अटैच्ड होते हैं। तो बैंक्स यहाँ पर अपना स्प्रेड बेस जो है, ठीक है, अब इसको अपनी बोरोवर की क्रेडिट प्रोफाइल के साथ कर सकते हैं। बोरोवर की क्रेडिट प्रोफाइल कौन बताता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज बताती हैं, तो हम इसके अकॉर्डिंग ही इसको स्प्रेड कर सकते हैं। स्प्रेड रिवीजन जो है वो वंस इन 3 इयर्स हो सकता है। अब ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं, तो देखो सबसे पहले तो ना यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ फंड है वो डिक्रीज हो रहा है। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होता है, देखो फंड्स हमें दो तरीके से मिल रहे हैं, या तो हमने यहाँ पर अपने शेयर्स इशू करे, तो हम अपनी कैपिटल जब रेस कर रहे हैं शेयर्स इशू कर कर, तो हमें डिविडेंड पे करना होता है, कॉस्ट ऑफ फंड हो गया। अगर हम कोई लोन ले रहे हैं, कोई डेट ले रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो वो जो इंटरेस्ट मुझे वापस देना है वो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ फंड हो गया, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो हमारा रिड्यूस हुआ है 4% से 3% पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इफेक्टिव डेट क्या है 1 अक्टूबर 2025। ऑब्जेक्टिव रहेगा ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी हमारे फ्लोटिंग रेट लोन्स में। आरबीआई एक्सपेंड कर रहा है स्कोप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर लैंडिंग, तो यहाँ पर आरबीआई अमेंड कर रहा है लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड एंड सिल्वर कोलेटरल डायरेक्शंस। तो हमारे पास में यहाँ पर होता क्या है, गोल्ड और सिल्वर हम कैसे यूज करते हैं, कोलेटरल्स की तरह यूज करते हैं, है ना।
तो यहाँ पर इसी के लिए अब यहाँ पर कुछ डायरेक्शंस आई हैं जिनको चेंज किया गया है। तो बैंक्स को बोला गया है कि आप यहाँ पर कब लैंडिंग नहीं कर सकते हो, अगर किसी को गोल्ड या सिल्वर खरीदना है अगेंस्ट प्राइमरी गोल्ड और सिल्वर सिक्योरिटी। मैंने अपनी गोल्ड की ज्वेलरी दी, मॉर्गेज पर रखी, पैसा उठाया और नई ज्वेलरी खरीद ली, ये मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि बैंक ये पैसा अब नहीं लैंडिंग कर सकता। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो वर्किंग कैपिटल लोन्स ज्वेलर्स को दे सकते हैं। वर्किंग कैपिटल लोन्स क्या है? अब कोई ज्वेलर है जिसे अपने बिजनेस के लिए, जैसे दिवाली आ रही है तो कुछ एक्स्ट्रा गोल्ड खरीदना है, तो ये जो है इसके कोर ऑपरेशंस का हिस्सा है। तो जो कोर ऑपरेशंस में पैसा चाहिए होता है उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, उसमें हम ज्वेलर्स को ये पैसा दे सकते हैं। अमेंडमेंट क्या आया? एक्सटेंड किया है हमने एनी नीड बेस्ड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बोरोअर यूजिंग गोल्ड एज रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग। तो अगर आपको यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करनी है गोल्ड की, प्रोसेसिंग करनी है, तो ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ये मिल सकता है। टियर 3 और टियर 4 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है उनको परमिट किया गया है कि आप यहाँ पर इस तरह के लोन्स दे सकते हो लीगल बेसिस में। सेक्शन 21, 35A, 56 हमारे बीआरए का, 45JA, 45L, 45M आरबीआई का, 38, 32, 33 हमारे नेशनल हाउसिंग बैंकिंग एक्ट का। ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। आरबीआई ने प्रपोज करा है मेजर लिबरलाइजेशन ऑफ गोल्ड मेटल लोन स्कीम। तो गोल्ड मेटल लोन स्कीम का बैकग्राउंड देखें तो इसे लॉन्च किया गया था 1998 में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ये लिंक्ड है हमारे गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ में। बोरोअर्स गोल्ड मेटल रिसीव कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ रुपीज और रीपे कर रहे हैं इनको फ्रॉम सेल प्रोसीड्स। क्या हो रहा है? हमने लॉन्च किया इसको 1998 में ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स के लिए और इसको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के साथ में लिंक किया गया था। फिर यहाँ पर बोरोअर्स को गोल्ड मेडल मिल जाता है इंस्टेड ऑफ रुपीज। रीपे किससे करते हैं? ये रीपे करते हैं फ्रॉम सोल्ड, आपका जो भी सेल प्रोसीड्स होते हैं, सेल प्रोसीड्स होता है जिससे हमें सेल किया तो कुछ पैसा वैसा मिला। अब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है? इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि भाई आपके पास में अगर घर में फालतू में आइडल गोल्ड रखा है जिसे आप यूज नहीं कर रहे हैं प्रोडक्टिव यूजेस के लिए, तो यहाँ पर जो डिपॉजिटर्स हैं उनको इंटरेस्ट मिलेगा अगर वो अपनी गोल्ड होल्डिंग्स को डिपॉजिट कर देते हैं किसी डेजिग्नेटेड बैंक में। तो इससे क्या होगा? गोल्ड जो है वो यहाँ पर सर्टिफाइड कलेक्शन एंड प्योरिटी सेंटिंग के अंदर जाएगा, टेस्ट होगा, कन्वर्ट किया जाएगा इसको स्टैंडर्ड गोल्ड में, जिसको यहाँ पर इक्विवेलेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा उतना ही डिपॉजिटर के बैंक अकाउंट में। तो मीडियम और लॉन्ग टर्म कंपोनेंट जो हैं ये यहाँ पर इसके विड्रॉ कर लिए गए थे स्कीम के। समझ में आ गया? तो हमने प्योरिटी टेस्टिंग की, जो आपने अपनी ज्वेलरी थी वो बैंक में रखवाई, बैंक ने इसको गोल्ड में कन्वर्ट कर आपके अकाउंट में पैसा डाल दिया। तो की अमेंडमेंट्स क्या है? टेनोर जो है वो 180 डेज से 270 डेज का हो गया है। बैंक्स को फ्रीडम दिया गया है कि भाई आप फिक्स कर सकते हो लोन टेनोर का। कंजम्पशन गोल्ड लोन रूल्स के लिए बात करें तो लोन्स अगर यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से कम या 2.5 लाख रुपए तक हैं तो आपकी जो वैल्यू होगी, लोन की वैल्यू जो होगी, लोन टू वैल्यू रेशियो, वो आपका 85% होगा। लोन अगर यहाँ पर 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का है तो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो 80% होगा। लोन अगर आपका 5 लाख रुपए से ज्यादा का है तो लोन टू वैल्यू रेशियो आपका 75% होगा। रीपेमेंट रूल्स, अप्रैल 1, 2026 से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो हमें रीपे करने हैं 12 महीने के अंदर। प्लेस्ड गोल्ड जो हमारे पास होगा ये हम सेम डे या तो रिटर्न कर देंगे या तो विद इन 7 वर्किंग डेज। तो यहाँ पर जो फाइन लगेगा वो कितना है? 5000 रुपीज पर डे फॉर डिले। ठीक है। प्लेस्ड गोल्ड का मतलब पता है? प्लेस्ड गोल्ड मालूम है क्या होता है? जैसे हम कोलेटरल रखते हैं ना ऐसे, तो ये हमें यहाँ पर 7 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर वापस करना है या तो सेम डे करना है, वरना फाइन लग जाएगा 5000 रुपीज पर डे फॉर डिले। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोटेक्ट करना है बोरोवर्स को और इंश्योर करना है कि टाइमली गोल्ड रिलीज किया जाए। नेक्स्ट आते हैं, आरबीआई अलाइन कर रहा है एक्सपोजर रूल्स फॉर फॉरेन बैंक ब्रांचेस। तो अमेंडमेंट्स हो रही है टू लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क एंड लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन फॉर फॉरेन बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। समझ में आया क्या हुआ? नहीं आया ना? कोई बात नहीं। देखो एक्सपोजर क्या होता है? एक्सपोजर होता है जब हम बहुत बड़े बड़े लोन्स दे रहे हैं। एक्सपोजर तो हम लोन्स को बोलते हैं कि भाई बैंक ने यहाँ पर
कितना लोन दे रखा है जिसमें कि कोई भी सिक्योरिटी वगैरह हम अटैच नहीं करेंगे, कोलेटरल वगैरह का सबका वैल्यू हमने हटा दिया, ठीक है। और लार्ज एक्सपोजर क्या हो गया, लार्ज एक्सपोजर हो गया जो हमने बड़े बड़े अमाउंट के यहाँ पर लोन्स दे रखे हैं, ठीक। ये हो गया लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क। फिर आया लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क क्रेडिट रिस्क मिटिगेशन। क्रेडिट रिस्क मैंने बताया था, जब बोरोवर पैसा वापस नहीं करता वो हमारे लिए क्रेडिट रिस्क हो गया। मिटिगेशन होता है इसको एलिमिनेट करना, खत्म करना, ठीक है। तो फॉरेन बैंक ब्रांचेस जो इंडिया में है, फॉरेन बैंक ने जो अपनी ब्रांचेस खोल रखे हैं, जैसे सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, तो ये इनके लिए कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं। तो अप्रैल 1 2026 से ये यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगी, लेकिन अगर अर्ली इम्प्लीमेंट करना है तो वो भी आपकी मर्जी है, हम मना नहीं कर रहे। रिमूव किया गया है इंट्रा ग्रुप एग्जेम्पशन। तो इंडियन ब्रांचेस एक्सपोजर जो है टू हमारे हेड ऑफिसेस या फिर इट्स ब्रांच काउंट्स अंडर एलईएफ। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर जो इंडियन ब्रांच का एक्सपोजर है टू किसी भी हेड ऑफिस में, जो इनका खुद का हेड ऑफिस है या इसकी ब्रांचेस जो है वो भी हमारे लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क में ही आएंगी। और ट्रांजेक्शन अगर आपने अपने हेड ऑफिस या फिर हेड ऑफिस की ब्रांचेस के साथ करा है, इंक्लूडिंग कोई सेंट्रल काउंटर पार्टी क्लियर की गई है, तो वो भी हम ग्रॉस बेसिस पर लेंगे। मतलब अपने लोगों को अगर तुमने लोन वोन दिया है तो वो भी हमारे ये लार्ज एक्सपोजर उसमें ही आएगा, फ्रेमवर्क में, अलग से नहीं लेने वाले हैं। तो स्ट्रेंथन रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड कंजर्वेटिव रिस्क कैलकुलेशन, हम यहाँ पर कंजर्वेटिव बेसिस पर अपनी रिस्क कैलकुलेट करेंगे, बस इतना ही था। आरबीआई ने प्रपोज किया है वीकली क्रेडिट रिपोर्टिंग टू क्रेडिट ब्यूरोज। अब यहाँ पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग डायरेक्शन है 2025 में, जिनको रिलीज किया गया था, यहाँ पर इफेक्ट किया जाएगा, बेसिकली इफेक्टिव होगा ये आपका 1 अप्रैल 2026 से। रिपोर्टिंग फ्रीक्वेंसी, वीकली अपडेट्स यहाँ पर दी जाएंगे, तो 7, 14, 21, 28, ठीक है। फुल मंथली लाइफ यहाँ पर full monthly file of all active and closed accounts by 3rd day of next month। तो ऐसा होगा कि कुछ यहाँ पर लोन अकाउंट्स एक्टिव हैं और कुछ यहाँ पर लोन अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो गए, तो दोनों का ही यहाँ पर आपको डिटेल देना है बाय 3rd day of next month। इस पूरे महीने का अगर मैं बात करूं अक्टूबर की, तो अक्टूबर की इंफॉर्मेशन आपको कब तक देनी है, 3 नवंबर तक दे देनी है। अदर रिक्वायरमेंट्स में क्या आएगा, रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल केवाईसी नंबर्स, सीआईसी जो है वो रिपोर्ट करेगा डेटा नॉन कंप्लायंस का वाया दक्ष पोर्टल। और वो कैसे करना है, ये सीआईसी क्या है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, ठीक है। तो इनको यहाँ पर सारा डेटा जो है नॉन कंप्लायंस का वो दक्ष पोर्टल पर इन्फॉर्म करना होगा साल में 2 बार, और सेंट्रल केवाईसी नंबर्स जो है वो रिपोर्ट करने हैं। रेक्टिफिकेशन अगर आप कर रहे हो क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में, तो ऐसी सिचुएशन में टाइमलाइन आपकी 7 दिन से 2 दिन हो गई है कि भाई कोई चेंजेस वगैरह करने हैं, कुछ गलत हो गया है एक्सेट्रा। मंथली डेटा क्वालिटी इंडेक्स जो है कंज्यूमर, कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, वो भी आपको प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पर अब आपके पास एप्लीकेबिलिटी बताई है कि किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर ये आपका सभी कमर्शियल बैंक्स के लिए रहेगा एप्लीकेबल, और किसके पास रहेगा, और यहाँ पर आपके सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एआईएफआई, एक्सिम, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी, नफीड, एनबीएफसीज, एचएफसीज, एआरसीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ठीक है। अब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज कौन कौन सी हैं, ये याद रखना, सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, राइफ, हाईमार्क। अब यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि भाई ये डेटा क्वालिटी इंडेक्स क्या है, तो बताओ क्या बताओगे इसका। तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के लिए हमने सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स निकाला है, जिसमें कि हम क्वालिटी देखेंगे कि भाई सुपरवाइजरी डेटा जो सबमिट किया गया है शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के थ्रू वो कैसा है, तो एक्यूरेसी कितनी है, कितना टाइमलीनेस पर किया गया है, कंप्लीटनेस है या नहीं, कंसिस्टेंसी है या नहीं। तो यहाँ पर हमने 4 स्कोर रखे हैं, अबव 90, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका गुड माना जाएगा। 80 से 90 हुआ तो ये आपका एक्सेप्टेबल है, 70 से 80 इंप्रूवमेंट लाओ, और बिलो 70 है तो बहुत बड़े कंसर्न्स की बात है, ये मेजर कंसर्न्स में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, जून अगर अभी हम पढ़ेंगे, वैसे इसके बारे में भी न्यूज आई है तो मैं आपको समझाती हूँ। आरबीआई ने सेट किया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का वेज एंड मीन एडवांस लिमिट ₹50,000 करोड़ फॉर सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। तो वेज एंड मीन एडवांस की बात करें, टेम्पररी एडवांसेस जो हैं टू सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटीज टू ब्रिज शॉर्ट टर्म मिसमैच। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स और हमारे यूनियन टेरिटरीज को
कुछ लोन्स वगैरह दे देते हैं ताकि जो शॉर्ट टर्म के मिसमैचेस हो रहे हैं इससे ये बच जाएं। तो सेकेंड हाफ में हमारे फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो लिमिट रहेगी वो 50,000 करोड़ रहेगी। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर रेपो रेट्स रहेंगे। ओवरड्राफ्ट लिमिट जो है वो 2% अबव रेपो रेट रहेगी। बोरोइंग प्लान क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो करेंगे 6.77 लाख करोड़ रुपीस सेकेंड हाफ में हमारे फाइनेंशियल ईयर 26 में। आरबीआई ट्रिगर कर सकता है फ्रेश मार्केट लोन्स वंस 75% WMA जो है वो यूटिलाइज कर लिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लान कर रहा है 6.77 लाख करोड़ रुपीस बोरो करने का सेकेंड हाफ फाइनेंशियल ईयर 26 में। तो यहाँ पर मोड क्या रहेगा? डेटेड सिक्योरिटीज रहेंगी और इसमें आपका 10,000 करोड़ रुपीस हम सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू भी लेने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑक्शन शेड्यूल आपका मार्च 6 2026 तक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि भाई किस तरीके से सिक्योरिटीज मैच्योरिटी का शेयर रहेगा। तो ये आपका 3 साल रहेगा 6.6%, 5 साल 13.3%। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसको याद करना। ग्रीन शू ऑप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो रिटेन कर सकती है एडिशनल सब्सक्रिप्शन अप टू ₹2,000 करोड़ पर सिक्योरिटी। और वेज एंड मीन्स एडवांस लिमिट कंफर्मेशन 50,000 करोड़ रुपीस सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। सबसे पहले सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? तो देखो यहाँ पर हमारे पास में डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये भी जैसे बॉन्ड्स हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स यूज कर इन्वेस्टर से पैसे लेती है। अब ये फंड्स जो है वो कहाँ यूज हो रहे हैं? तो ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट या फिर इकोसिस्टम रिलेटेड एक्टिविटीज में हम यूज कर रहे होते हैं। तो ग्रीन एफिशिएंसी, कार्बन एमिशन को कम करना, क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाना, इन सब में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ग्रीन शू ऑप्शन पता है क्या होता है? ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई हम यहाँ पर ओवर अलॉटमेंट का ऑप्शन रख रहे हैं जिसमें कि अंडर राइटर्स क्या कर सकते हैं, वो अप टू 15% ज्यादा शेयर्स जो है वो अपने आईपीओ के द्वारा निकाल सकते हैं ताकि जो सप्लाई और डिमांड है उसको स्टेबलाइज कर अपने जो शेयर के प्राइसेस है उन्हें नॉर्मल रख पाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। आरबीआई ने अपडेट किए हैं रूल्स हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स की इन्वेस्टमेंट इन शेयर्ड सर्विस एंटिटीज में। तो यहाँ पर क्या है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स ऑब्जेक्टिव है अलाउ कर रहे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं एसएससी शेयर कैपिटल एस्टैब्लिश्ड बाय नबार्ड। ठीक है, तो ये हमारे शेयर सर्विस एंटिटीज याद रखना। शेयर कैपिटल किसने एस्टैब्लिश किया है? नबार्ड ने किया है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपके पास में इन्वेस्टमेंट लिमिट्स एंड बेनिफिट्स कितने हैं, तो एसएससी शेयर कैपिटल में आपके पास मैक्सिमम 5% ओन फंड दैट इज पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व्स आपके पास हैं पर बैंक रिजर्व्स यहाँ पर जैसे हमने खुद का कुछ पैसा वैसा कमाया तो वो हमारे पास रिजर्व्स में आ गए। ठीक है, not counted towards overall non-SLR investment limit, not subjected to unlisted securities restriction। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई भी आपके पास अनलिस्टेड सिक्योरिटीज रेस्ट्रिक्शंस जो है वो नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है कि ये जो शेयर सर्विस एंटिटी है, ठीक है, ये एग्जैक्टली होती क्या है और इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ये आपके लिए कॉमन प्लेटफॉर्म है टेक और ऑपरेशनल सर्विसेज को जो प्रोवाइड करेंगी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट में हम जो कॉमन कॉर्पोरेट फंक्शन है जैसे फाइनेंस, एचआर, आईटी, ये हम यहाँ पर एक लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में एक ही कॉमन प्लेटफॉर्म पर ले आते हैं। ठीक है, आरबीआई ने इशू की है डायरेक्शंस ऑन ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म फॉर डिजिटल पेमेंट्स। तो जितने भी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, पीएसपी जिन्हें हम बोलते हैं, और पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स जैसे कि बैंक्स एंड नॉन बैंक्स, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी होगा फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस। तो आपको फिर ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है ये किस तरीके से होता है। दूसरा, प्रमोट कर रहे हैं बायोमेट्रिक ऐप बेस्ड टोकन्स, डिवाइस नेटिव ऑथेंटिकेशन, 1 फैक्टर डायनामिकली जनरेट हो रहा है हर एक ट्रांजेक्शन में। तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं यहाँ पर? यूजर नेम और पासवर्ड जो हम लॉगिन के लिए यूज करते हैं, और सेकंड यहाँ पर आपका जैसे ओटीपी वगैरह आ गया या बायोमेट्रिक डेटा कुछ हो गया, तो ये हमारे 2FA में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 1 फैक्टर जो है वो डायनेमिकली जनरेट होगा, मतलब जैसे पासवर्ड हमारा प्री सेट है वही वाला यूज कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ओटीपी हो गया या फिर हमें मान लो यहाँ पर अपने बायोमेट्रिक्स देने हैं तो वो हम तभी तभी देंगे। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, तो अक्टूबर 1 2026 से
यहाँ पर जो नॉन रिकरिंग CNP ट्रांजेक्शन्स हैं इनिशिएट किए गए अगर किसी भी ओवरसीज मर्चेंट या एक्वायरर से। नॉन रिकरिंग का क्या मतलब होता है, जो बार बार यहाँ पर नहीं हो रहे। तो CNP ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कौन से हो गए, जो कि हमारे कार्ड नॉट प्रेजेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, जिसमें कि कस्टमर्स फिजिकली अपने कार्ड को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन, फोन या मेल ऑर्डर्स के थ्रू हम ये ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 1 अक्टूबर से ये वैलिड किया गया है। लीगल बेसिस में सेक्शन 18 रेड विद सेक्शन 2 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। आरबीआई ने रिलीज किया है सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स, जो अभी हम देख रहे थे, जून 2025। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से रट लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में डेटा क्वालिटी हम देख रहे हैं, किस किस में बताया था मैंने, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस, कंप्लीटनेस और कंसिस्टेंसी, ठीक है, इन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई जो मास्टर डायरेक्शंस हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। अच्छा, स्कोर यहाँ पर क्या कहते हैं, अगर अबव 90 है तो हम बोल रहे थे कि अच्छा स्कोर है, अगर यहाँ पर 70 से 80 के बीच में था तो बोल रहे थे कि भाई इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर अब देखते हुए जाएंगे। SDQI स्कोर्स जो है SCBs के लिए यहाँ पर 89.9, जून में से आपका ये जून बढ़ गए हैं, जो पहले आपका 89.3 था और 88.6 रहा। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए ये स्कोर काफी अच्छा है, 90.7 है, विच कम्स अंडर गुड कैटेगरी। ये वाला स्कोर किसमें आएगा, अगर यहाँ पर 80 से 90 के बीच में है तो एक्सेप्टेबल कैटेगरी में आता है। नोटेबल अचीवमेंट क्या है, कोई भी ऐसा बैंक नहीं था जिसका की स्कोर बिलो 80 रहा है। तो ये पहली बार हुआ है इंडिया के बैंकिंग सिस्टम में। कवरेज यहाँ पर 87 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स को हम यहाँ पर अपना कवर कर रहे हैं। और जो हमारे रिटर्न्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं, एसेट की क्वालिटी कैसी है, जो लोन्स वगैरह आप दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, रिस्क बेस्ड सुपरविजन, RBS इसको शॉर्ट में बोलते हैं, रिस्क बेस्ड सुपरविजन को शॉर्ट में RBS बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि फिर एग्जाम में कुछ आ जाएगा तो आपको लगेगा ये कहाँ से आ गया। लिक्विडिटी, आपके पास शॉर्ट टर्म में कितना कैश है जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर सकते हो। कैपिटल एडिक्वेसी आपकी कैसी है, ठीक है। तो ये 4 आपके स्कोर्स हैं, गुड, एक्सेप्टेबल, नीड्स इंप्रूवमेंट और मेजर कंसर्न्स। आरबीआई रिन्यू कर रहा है स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट टू एफएक्स ग्लोबल कोड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट जो दी जाती है उसमें हमारे पास में इसको रिन्यू किया गया है। तो जैसे हमारी कोई भी स्टेटमेंट वो होती है ना एग्रीमेंट, उसको हम रिन्यू करते हैं, तो वही सेम चीज है। तो सबसे पहले एफएक्स ग्लोबल कोड क्या होते हैं, ग्लोबल प्रिंसिपल्स हैं गुड प्रैक्टिस इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कॉमन गाइडलाइंस दी जा रही है ताकि इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी हम अपने होलसेल एफएक्स मार्केट में प्रमोट करें। डेवलपमेंट की बात करें तो पार्टनरशिप हो रही है सेंट्रल बैंक्स की और मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। तो ये पहली बार पब्लिश किया गया था 2017 में। ओवरसाइट बॉडी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज कमेटी प्रमोट कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं और अपडेट करते हैं इस कोड को, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या कोशिश करनी है कि क्या क्या यहाँ पर हमारे पास में कोड्स बेसिकली प्रैक्टिसेस या प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी मेंटेन करें हमारे होलसेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में, ठीक है। इस कोड को 2 बार यहाँ पर आपका रिवाइज किया जा चुका है। आरबीआई ने अनेबल करा है वॉलेंट्री सरेंडर ऑफ एनबीएफसीज, HFCs, COR वाया प्रभा पोर्टल। तो सर्टिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप खुद से सरेंडर कर दो। तो ये यहाँ पर प्रभा पोर्टल के अंडर बोला गया है। तो दिसंबर 1, 2022 की गाइडलाइंस थी कि भाई वॉलेंटरी आप कर सकते हो इसको। तो प्रभा पोर्टल यहाँ पर क्या फुल फॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ऑनलाइन सबमिशन आप यहाँ पर कर सकते हो कि भाई हम अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसे सरेंडर कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को। तो अपलोडिंग जो है उसमें आपको ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि आपने अपलोड की डॉक्यूमेंट्स और आपका COR जो है वो कैंसिल हो गया। एनबीएफसीज और HFCs जो है वो रेगुलेटरी कंप्लायंस को कंटिन्यू करेंगे अंटिल कोई भी आरबीआई का फॉर्मल अप्रूवल नहीं आ जाता कि हम यहाँ पर आपके इस COR को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। आरबीआई के FAQ आए हैं, किस चीज पर आए हैं, रीसेटिंग ऑफ फ्लोटिंग रेट लोन्स ऑन EMI। ये तो हमने अभी कवर कर लिया ना, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा है क्या। हाँ देखो है थोड़ा सा। तो डिस्क्लोजर्स में यहाँ पर एट सैंक्शन लेंडर्स को क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है, एनुअलाइज्ड जो बैंक्स हैं, बैंक्स यहाँ पर लेंडर्स होते हैं और बोरोवर्स हम लोग होते हैं, ठीक है। तो एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स,
या फिर एपीआर हमारे की फैक्ट स्टेटमेंट में और लोन एग्रीमेंट में। इम्पैक्ट क्या रहेगा इन बेंचमार्क चेंजेस का? ड्यूरिंग लोन टेन्योर यहाँ पर बैंक्स को क्या करना है, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करनी है। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कितना रिकवर किया, ईएमआई आपके पास कितनी है, कितनी ईएमआई बची हैं, एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। बोरोवर के पास क्या ऑप्शन है जब रेट्स बढ़ रहे हैं, या तो वो अपनी ईएमआई बढ़ा दें, मतलब जैसे मैं अभी 10,000 रुपए दे रही हूँ ईएमआई में, मैं बोलूंगी ठीक है क्योंकि पैसा बढ़ गया है तो 10 की जगह मैं 12 दे देती हूँ, या फिर मैं बोलूंगी कि जो ईएमआई मुझे 10 महीने में देनी थी वो अब मैं 12 महीने में पे कर दूंगी। कंबाइन कर सकते हैं दोनों को एंड स्विच कर सकते हैं फिक्स इंटरेस्ट रेट में अगर यहाँ पर लेंडर रेडी है, ठीक है। तो यहाँ पर स्विचिंग जो है वो आपकी केवल और केवल क्या होगा, हमारी जो बोर्ड अप्रूव्ड फी है उसके अकॉर्डिंग होगा और लेंडर के डिस्क्रिप्शन पर होगा। हम इसको प्रीपे पार्शियली या फुल्ली भी कर सकते हैं। अगर हाउसिंग लोन्स दिए जा रहे हैं बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक तो टेन्योर एक्सटेंशन जो है वो मैक्सिमम आपका 20 साल तक का ही हो सकता है। आरबीआई ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स। तो एनकरेज कर रहे हैं पब्लिक को कि वो एक्टिवेट करें इनऑपरेटिव अकाउंट्स को, जो भी आपके इनऑपरेटिव अकाउंट्स है जिनको आप यूज नहीं कर रहे हो उनको एक्टिवेट करो, और जो भी आपके अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उन्हें वापस ले लो। तो स्कीम का ड्यूरेशन यहाँ पर 1 अक्टूबर से लेकर सितंबर 30 है। कवर करेंगे हम सभी बैंक्स अंडर डीईए फंड स्कीम, ठीक है। तो ये आपको पता होगा ना कि डिपॉजिटर्स के लिए भी यहाँ पर आपके पास में इस तरह के फंड्स होते हैं, पता है या नहीं पता है ये भी बता दो, ये भी समझा देंगे। तो यहाँ पर हमारे जितने भी इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं उनको हम कवर कर कर चलेंगे। तो डीईए क्या होता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है जिसको आरबीआई ने एस्टैब्लिश किया है ताकि यहाँ पर फाइनेंशियल एजुकेशन की जाए हमारे जितने भी डिपॉजिटर्स हैं। तो जो फंड्स यहाँ पर इनएक्टिव रहते हैं अकाउंट्स 10 साल के लिए, उधर से फंड निकालकर इसमें डाल दिया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर 10 साल के बाद में जो भी हमारे डिपॉजिटर हैं उनकी नींद खुली कि भाई मेरा एक अकाउंट वहां भी है, तो यहाँ पर से पैसा वापस दे दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फिर गया तो गया एक बार। बैंक पे आउट, बैंक्स यहाँ पर एलिजिबल हैं कि भाई वो अकाउंट्स को रीएक्टिवेट करें, अनक्लेम डिपॉजिट्स को सेटल करें ड्यूरिंग द स्कीम पीरियड। और यहाँ पर क्वार्टरली क्लेम सबमिशन रिक्वायर्ड तो साइंड बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव वाया ईमेल एंड पोस्ट। डिफरेंशियल पे आउट स्ट्रक्चर, तो अगर 4 साल तक आपका अकाउंट इनऑपरेटिव था तो 5% अमाउंट का या फिर लेसर, अगर 4 से 8 साल तक था तो 6,000 या फिर 6% या 10,000, 8 से 10 साल के लिए इनऑपरेटिव था तो 7% या 15,000, 10 साल से ज्यादा या 10 साल तक आपका यहाँ पर अकाउंट इनऑपरेटिव रहा है तो 7.5% या 25,000। एज ऑफ अकाउंट यहाँ पर जिस दिन यहाँ पर वो इनऑपरेटिव होता है वहां से क्लेम कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू इंटरनल ऑडिट इंस्पेक्शन, पे आउट सेटल हो जाएगा 30 दिन के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनको बोल रहे हैं कि अपना पैसा वापस लेकर जाओ। अब ये पे आउट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा कि इतना इतना पैसा हम एक एक बार में देते चले जाएंगे। आरबीआई स्टैब्लिश कर रहा है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड, तो यहाँ पर आपको इसको बहुत अच्छे से रट लेना, एकदम याद कर लेना। तो पीआरबी जो है वो क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स पेमेंट सिस्टम्स को हम यहाँ पर रेगुलेट करेंगे तो ओवरसाइट एंड गवर्नेंस इसकी इंप्रूव करनी है। कॉम्पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन है, रट लेना। आरबीआई गवर्नर इसके चेयरपर्सन रहेंगे, 2 आरबीआई के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और 3 लोग आपके आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनीज। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मैथी जिसे बोलते हैं इसके सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, और एक अरुणा सुंदरराजन है जो कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, वो भी यहाँ पर नॉमिनी रहेंगी। तो आरबीआई के मेंबर्स में डिप्टी गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम रिप्लेस कर रहे हैं बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। लीगल बेसिस की बात करें तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर ही आएगा। डिसीजन जो होगा उसमें मेजोरिटी वोट होगी, चेयरपर्सन या फिर डिप्टी गवर्नर जो होते हैं उनके पास एक कास्टिंग वोट रहेगी अगर टाई हो जाता है। डीपीएसएस रिपोर्ट करेगा डायरेक्टली हमारे पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के पास में, ठीक है। अब आ जाओ, आरबीआई ने नोटिफाई किए हैं स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स ऑफ डिसीज बैक कस्टमर। जिन लोगों की डेथ हो जाती है अब उनका क्लेम सेटलमेंट किस तरह से होगा, नॉमिनीज, लीगल आयर्स, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना। तो यहाँ पर अब आपके पास में डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस जो है उनको स्टॉप किया जाएगा।
स्ट्रीमलाइन करेंगे क्लेम सेटलमेंट। तो सभी कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पर ये यहाँ पर आपका एप्लीकेबल रहेगा। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स या फिर जैसे सिटीजन सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स होती हैं या फिर आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उन सब पर भी यहाँ पर उनको हम एक्सक्लूड कर रखेंगे। नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात कर लेते हैं। तो अकाउंट्स में, लॉकर्स में, आर्टिकल्स में लीगल बेसिस सेक्शन 45ZA to 45ZF एंड सेक्शन 56 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। क्लेम सेटलमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो नॉमिनी, आइदर और सर्वाइवर, जैसे जॉइंट अकाउंट्स होते हैं उसमें क्या होता है, या तो आइदर या फिर सर्वाइवर वाला हमारा वो होता है क्लॉज, वो क्लेम करेंगे। इन्फॉर्म्ड एज ट्रस्टी ऑफ लीगल आयर्स। अब इसके बाद में जॉइंट अकाउंट्स है, तो जो नॉमिनी क्लेम्स हैं केवल वही यहाँ पर जितने भी हमारे अकाउंट होल्डर्स हैं वो अगर पास अवे कर जाते हैं, मतलब जॉइंट अकाउंट दो लोगों ने खोला, दोनों की डेथ हो गई, तो यहाँ पर फिर जो नॉमिनी है उनको पैसा मिलेगा। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है अकाउंट्स के लिए, अगर कोऑपरेटिव बैंक 5 लाख और अदर बैंक्स में 15 लाख रुपीस के लिए। अब थ्रेशोल्ड यहाँ पर है, तो सक्सेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, आप डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ, क्लेमनेंट की आइडेंटिटी, इंडेमनिटी यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम नॉन क्लेमेंट्स। ठीक है, टाइमलाइन की बात करें तो 15 दिन को यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि आप जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी रिसिप्ट्स को सेटल कर सकते हो। लॉकर्स एंड सेफ कस्टडी में इन्वेंट्री, जो सामान वहां रखा हुआ है, विद इन 15 डेज। पेनल्टी लगेगी फॉर डिलेज, अगर डिपॉजिट बैंक है तो रेट यहाँ पर 4% पर एनम का लगेगा। अगर यहाँ पर आपका बैंक रेट प्लस 4% लगेगा अगर डिपॉजिट है। लॉकर्स या फिर आइटम्स है तो ₹5,000 पर डे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन गया है कि किस तरीके से अगर क्लेम करना है पैसा या फिर आपका जो भी लॉकर में आइटम रखा हुआ है तो वो कैसे होगा। उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास नॉमिनी आते हैं, आइदर और सर्वाइवर जो है वो क्लेम कर सकते हैं, और ये यहाँ पर ट्रस्टी ऑफ लीगल आयर्स जो है वो भी इन्फॉर्म किया जा सकता है। अगर यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है तो नॉमिनी केवल तभी पैसा क्लेम करेगा जब सभी की डेथ हो चुकी है, जितने भी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स हैं। सिंप्लीफाइड प्रोसेस है यहाँ पर अमाउंट्स के लिए, तो अगर यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक है या अदर बैंक है तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं देने, लेकिन अगर इससे ज्यादा पैसा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, क्लेमनेंट की आइडेंटिटी कार्ड्स, इंडेमनिटी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब हमें दिखाने हैं। नो एनओसी कहां से आएगा, जो लोग क्लेम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आरबीआई अनाउंस कर रहा है स्पेशल क्लियरिंग, किसमें, चेक ट्रंकेशन सिस्टम में। तो ट्रांजिशन हो रहा है टू कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। न्यू मैकेनिज्म में जो चेक्स हमारे डिपॉजिट किए जाते हैं 10 बजे से शाम के 4 बजे तक उनको स्कैन कर सेंड कर दिया जाएगा तुरंत। बेसिकली पहले क्या होता था, 2-3 दिन का टाइम आराम से लग जाता था चेक क्लियरिंग में। अब है कि भाई सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बैंक खुलता है, उतने टाइम में मतलब कस्टमर्स को आने का अलाउ किया जाता है उतने टाइम तक। तो उतने टाइम में अगर आपके पास कोई भी यहाँ पर बैंक में से आता है अपने चेक्स देने, तो आपको क्या करना है, आपको उनको तुरंत के तुरंत प्रोसेस करवा देना है। तो स्पेशल क्लियरिंग टाइम्स आपको दी गई है। प्रेजेंटेशन अगर चेक की गई है 11 बजे से 3 बजे तक, और रिटर्न रिटर्न करना है 5 बजे से शाम के 8 बजे तक रात के। बैंक मैंडेट, तो यहाँ पर आपको क्लियरिंग टाइप 99, सेशन नंबर 21 प्रेजेंटेशन और 22 यूज करना है रिटर्न्स के लिए। लीगल बेसिस सेक्शन 10(2) एंड सेक्शन 18 ऑफ आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। सीटीएस ग्रिड्स कौन कौन सी है ये भी याद रखना, 3 है, चेन्नई है, मुंबई है और आपका न्यू दिल्ली में है। पॉजिटिव पे सिस्टम, तो चेक्स के लिए यहाँ पर 50,000 रुपीज या फिर उससे अगर ज्यादा है तो रिकमेंड किया जाएगा, 5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा है तो ये आपके लिए मे बी मैंडेटरी हो। अच्छा, चेक की जो इमेजेस होती हैं तो यहाँ पर 3 इमेजेस कैप्चर की जाती हैं, एक फ्रंट ग्रे स्केल, एक फ्रंट ब्लैक एंड व्हाइट और एक बैक ब्लैक एंड व्हाइट में। तो ये हम यूज करेंगे और इमेज फ्रेंडली इंक जो है वो यूज की जाती है। फिजिकल प्रिजर्वेशन, जो चेक्स है उनको आपको 10 साल के लिए प्रिजर्व कर रखना होता है कि अगर कोई भी इश्यू आया तो 10 साल तक आप उनको यूज कर सकते हो। आरबीआई ने फाइन लगाया है मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर, कितना लगाया है, 2.7 लाख रुपीस का। क्यों लगाया है, इन्होंने इंटरनल ओम्बड्समैन नो कंप्लायंस दिखाया, तो यहाँ पर ऑटो एस्केलेशन सिस्टम जो था वो एस्टैब्लिश नहीं किया फॉर कंप्लेंट्स पार्शियली और फुल्ली रिजेक्टेड बाय
इंटरनल ग्रीवांस मैकेनिज्म टू इंटरनल ओम्बड्समैन। तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस इशू था, तो कमेंट जो है वो इनकी ट्रांजैक्शन वैलिडिटी पर नहीं किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर एनपीओज अगर आ रहे हैं ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बाय अक्टूबर 31 देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर सेबी ने जो डेफिनेशन है हमारी न्यू पब्लिक ऑफरिंग्स की, उसको यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया है फॉर लिस्टिंग ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो कौन कौन कर सकता है? ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी, सेक्शन 25 कंपनीज, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, ट्रस्ट अंडर इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, सोसाइटीज अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, सेक्शन 25 कंपनीज, रेस्ट वाइल कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है, 56 रिपोर्टिंग यहाँ पर जो है, अगर एनपीओज आप बिना किसी लिस्टेड सिक्योरिटी के लिए लेकर आ रहे हो तो एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट आपको देनी होगी, जो कि सेल्फ रिपोर्टेड होती है। अगर एनपीओज आप लिस्टेड सिक्योरिटीज के साथ ला रहे हो तो कम से कम जो आपका पूरा प्रोग्राम है, इसका जो 67% एक्सपेंडिचर है वो आपको कवर करना है एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट में। डिस्क्लोजर और टाइमलाइन, तो जनरल गवर्नेंस यहाँ पर 60 दिन के अंदर अंदर करना है ईयर एंड के। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपके अक्टूबर 31 को हो जाने चाहिए, या जो भी टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट है। एसआईओस की बात करें तो मिनिमम फुल टाइम एसेसर जो है 2 होने चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 साल से ज्यादा का। सोशल एंटरप्राइजेस जो है वो फंड्स रेज कर सकती हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज से विद इन 2 years और फेस लाफ्स। ठीक है, सेबी ने नेटवर्थ रिक्वायरमेंट जो है कस्टोडियंस की वो रेस कर दी है। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। कस्टोडियंस कौन होते हैं? जो आपके यहाँ पर मान लो स्टॉक्स वगैरह हैं उनको या सिक्योरिटीज को यहाँ पर अपने पास संभाल कर रखते हैं। जैसे कंपनी ने यहाँ पर इशू किया, आपने परचेज किया, इन्वेस्ट किया, तो वो कस्टोडियंस हैं जो कि इसको अपने पास उठाकर रख रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हर किसी का करें, बट कुछ कुछ चीजों में होता है ये। तो देखते हैं इसको न्यूज को, तब समझोगे। रेगुलेशन अमेंडमेंट, सेबी ने यहाँ पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कस्टोडियन अमेंडमेंट रेगुलेशन पास किया। तो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए यहाँ पर कस्टोडियंस की? 75 करोड़ रुपीस तक होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को ये स्ट्रेंथन कर सके। ट्रांजिशन पीरियड, तो एग्जिस्टिंग कस्टोडियंस जो है इनको 3 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर इनकी नेटवर्थ जो है वो यहाँ पर 50 करोड़ है तो अब वो 75 करोड़ तक इसको मैनेज कर लें। कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो एक एप्रोप्रिएट गवर्नेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंटेन करना है, इंप्लीमेंट करने हैं रोबस्ट रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, इंश्योर करेंगे स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडिक्वेट टेक्निकल कैपेसिटी। कतर ने अनेबल कर दी है यूपीआई पेमेंट्स, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और कतर ने मिलकर यहाँ पर अनेबल किया है पेमेंट्स अक्रॉस कतर वाया पीओएस टर्मिनल्स। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट मर्चेंट जो है वो कतर ड्यूटी फ्री बिकम्स द फर्स्ट मर्चेंट टू गो। टारगेट ऑडियंस इंडियन ट्रैवलर्स, सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इंटरनेशनल विजिटर्स टू कतर। ग्लोबल रीच की बात करें तो यहाँ पर कतर जो है वो 8th कंट्री बन गई है टू अनेबल यूपीआई फॉर इंडियंस अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्रीज है? भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड यूएई। हमारी कौन सी वो नहीं है बताओ? नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश, है ना। चलो अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंस की। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ एफर्ट्स टू बिल्ड अ ट्रूली इंटरऑपरेबल ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क। अब देखते हैं सिडबी का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड हाई अपना नेट प्रॉफिट बनाया है। तो ये आपका 19.5% बढ़ गया टू 4,811 करोड़ 2024-25 में, और पहले कितना था? ये था 2023-24 में 4,026 करोड़। बैलेंस शीट यहाँ पर 5.6 लाख करोड़ की पहुंच गई। टोटल इनकम जो है इनकी वो रही 38,511, जो कि 20.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ी है। इनकम इतनी हो गई, प्रॉफिट इतना हो गया। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीएन के केवल 0.04% रहे और नेट एनपीएन के 0% रहे। ठीक है, तो लीडरशिप की अगर हम बात करें, मनोज मित्तल यहाँ पर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है सिडबी के। इंडिया का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो हमारा अभी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो कितना रहा? 7.97% रहा 2023-24 में। तो डीपीआईआईटी की एक रिपोर्ट आई है जिसको एनसीएईआर ने प्रिपेयर किया है। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ये बोल रहे हैं कि 8% के अप्रॉक्स हो गया ना, तो 7.9% हमारा जीडीपी का ये रहा। और जो कॉस्ट है वो हमारे अगर हम नॉन सर्विस आउटपुट के हिसाब से ले तो ये 9.09% रही।
तो हम यहाँ पर ग्रोथ चाहते हैं कि भाई स्लोली और ग्रेजुअली हमारा जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ये ग्रो कर जाए। और कंट्रीब्यूटिंग इनिशिएटिव्स में हमारे पास में कुछ अलग अलग स्कीम्स एंड प्लान्स है गवर्नमेंट के, जैसे कि यहाँ पर पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान, दूसरा यहाँ पर क्या है नेशनल मास्टर प्लान, दूसरा है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, तीसरा है सागरमाला प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, पांचवा है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। पॉलिसी एम, तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का जो टारगेट है वो यही है कि जो हमारी वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है उसमें इंडिया की रैंक 2030 तक कितनी हो जाए, 25 तक आ जाए, मतलब इंडिया टॉप 25 में आ जाए 2030 तक। ठीक है, करेंटली कितनी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है बताओ मुझे। नेक्स्ट आ जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। इंडिया ने यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है कि साइबर क्राइम्स और फाइनेंशियल फ्रॉड्स को हमें कॉम्बैट करना है। तो ये बोल रहे हैं हम ना डेटा शेयर करेंगे और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन करेंगे ताकि फ्रॉड डिटेक्शन कर पाए। तो अब कुछ नंबर यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हमारे ब्लॉक कर देती है या फिर स्पैम बजा देती है, और कुछ जो है एफआईयू डिटेक्ट करती है। तो ये दोनों आपस में से शेयर कर लेंगे। तो शेयर करेंगे मोबाइल नंबर्स लिंक्ड टू सस्पिशियस अकाउंट्स, एंड ये जो डीओटी है ये प्रोवाइड करेगा डिटेल्स ऑफ मोबाइल नंबर्स डिस्कनेक्टेड ड्यू टू फ्रॉडलैंड एक्टिविटी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। तो डीओटी का जो यहाँ पर डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है एंड एफआईयू का इंडेक्स का फिनेक्स है, ये हमारे फैसिलिटेट करेंगे एक्सचेंज, सपोर्ट कर रहे हैं एफर्ट्स अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव करा है जेएसडब्ल्यू स्टील का एक्विजिशन ऑफ भूषण पावर एंड स्टील। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट के अंडर इसको लिक्विडेट किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लिक्विडेट मत करो, एक काम करो रिवाइवल करा लो कंपनी का। अब वो कैसे हो सकता है कि जेएसडब्ल्यू जो है इसको एक्वायर कर लेगी और जो एक्विजिशन वैल्यू है वो 2.3 बिलियन डॉलर्स दैट इज 19,350 करोड़ रुपीस रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो पहला लिक्विडेशन का डिसीजन था उसको रिवर्स कर दिया है। ठीक है, तो हम इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 जो है उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, एम्फेसाइज करेंगे रिवाइवल ओवर लिक्विडेशन। आगे समझ में। नेक्स्ट यहाँ पर सीआईआरपी के बारे में पता ही होगा आपको, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट कब किया, ये इनिशिएट किया गया अंडर सेक्शन 6 ऑफ आईबीसी। अच्छा, डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड की बात करें तो इसको रेस किया गया 1 लाख से 1 करोड़ की तरफ ड्यूरिंग पैंडेमिक, ताकि हम यहाँ पर जो इंसॉल्वेंसी है अननेसेसरी इंसॉल्वेंसी ट्रिगर्स हैं उनको अवॉइड कर पाए। लॉन्च किया गया है गुड्स एंड सर्विस टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अब यहाँ पर जो भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड क्या रहते हैं, कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए इसको लेकर आया गया है। तो इसकी ना प्रिंसिपल बेंच है न्यू दिल्ली में और 31 अलग बेंचेस रहेंगी अक्रॉस 45 लोकेशंस। ठीक है, तो हर एक बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर्स रहेंगे और 2 टेक्निकल। तो 2 जुडिशियल मेंबर्स तो फाइन, अगर एक टेक्निकल मेंबर आपका स्टेट से होगा और एक टेक्निकल मेंबर आपका सेंटर से रहेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पर ये जी स्टैट ई कोर्ट्स पोर्टल अलाउ कर रहे हैं, जहां पर आप अपील फाइल कर सकते हो, अपने केसेस को मॉनिटर कर सकते हो। अगर आप यहाँ वर्चुअली ई हियरिंग्स जो हैं वर्चुअली हियरिंग्स को अटेंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। कोर डायमेंशंस की बात करें तो स्ट्रक्चर, सेल एंड सिनर्जी, जुडिशियल और टेक्निकल एक्सपर्टीज देखने के लिए मिलेगी आपको। स्केल की बात करें तो वाइडर रीच है यहाँ पर वाया स्टेट एंड सिंगल मेंबर बेंचेस। सिनर्जी की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन देखने के लिए मिलेगा फॉर एफिशिएंट जस्टिस। सीसीपीए ने इम्पोज किया है पेनल्टी ऑन फर्स्ट क्राई। तो यहाँ पर इनका कहना है कि भाई आप एमआरपी अगर दिखा रहे हो तो उतना ही रखो, लेकिन फर्स्ट क्राई ने क्या किया, जब एमआरपी दिखाने के बाद में जब पेमेंट करने गए तो जीएसटी अलग से चार्ज किया। इसीलिए यहाँ पर सीसीपीए जो है ये क्या है, ये हो गई सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। इन्होंने 2 लाख रुपए का फाइन लगाया है फर्स्ट क्राई के ऊपर। फर्स्ट क्राई का वैसा नाम क्या है, डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है पर्सन टू पर्सन ई रूपी वाउचर्स। तो जैसे एनवेलप्स दिए जाते हैं इंडिया में, एनवेलप्स का यहाँ पर एक ट्रेंड है ना कि भाई शादी है एनवेलप्स दे दिए, तो अब ये वाउचर्स होंगे। अब इन वाउचर्स में क्या है कि आपको गिफ्टिंग के लिए दिए जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू 1 रुपी से लेकर 10,000 रुपीज तक हो सकती है। ये नॉन ट्रांसफरेबल है, ऐसा नहीं कि आपने इसका पैसा निकाला और किसी और को दे दिया, और ये अगर आपने रिडीम नहीं किए तो रिफंड कर दिए जाएंगे। साथ में यहाँ पर
ये ऐसा पहला फीचर आया है बैंकिंग में जहां पर मनी जो है वो एग्जैक्टली इंटेंडेड पर्पसेस के लिए यूज होगी। अगर बात करें ट्रांजेक्शन लिमिट की, तो डेली यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट अप्लाई करेंगे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन हमारे नंबर ऑफ वाउचर्स पर नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। ग्रीस का यूरो बैंक जो है वो इंडिया में अपना ऑफिस खोल रहा है। तो मुंबई में मिड दिसंबर 2025 तक आरबीआई के अप्रूवल से ये अपनी पहली ब्रांच खोल देगा। साथ में यहाँ पर ये इजराइल, सऊदी अरेबिया, यूएई में भी अपनी ब्रांच खोल रहा है। तो इनका ऑब्जेक्टिव है कि भाई मोमेंटम और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जो है इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में उनको ये टैप करे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। इक्वल एआई लॉन्च कर रहा है इंडिया का पहला कॉलर असिस्टेंट। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ट्रू कॉलर होता है, ट्रू कॉलर से हमें पता चल जाता है स्पैम कॉल्स कौन कौन से हैं, है ना। और यहाँ पर कुछ हमारे पास अननोन कॉल्स वगैरह आते हैं तो हम नाम वगैरह देख पाते हैं। ये सिमिलरली काम करेगा। तो ये यहाँ पर क्या करता है, जो भी अननोन कॉल्स है उन्हें आंसर कर सकता है इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में। साथ में यहाँ पर कॉलर आईडी और स्पैम डिटेक्शन तो ये कर ही रहा है। तो पहले 10,000 एंड्रॉइड यूजर्स इसके दिल्ली एनसीआर से हैं। ये चाहते हैं कि भाई 1 मिलियन डेली यूजर्स हमारे बन जाएं। नेक्स्ट आ जाते हैं। टाटा कम्युनिकेशन का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब हमने जो पढ़ा है, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल, ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है टाटा कम्युनिकेशन। अगर बात करें जीएसटीएन की, तो वो किसने बनाया था, इन्फोसिस ने डेवलप किया था। ठीक है, तो एंड टू एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हम नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड सिक्योरिटी विद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट कवर करने वाले हैं। डिलीवरेबल्स में आपका लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, एसडी वैन और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्लाउड सर्विसेज, एडवांस सिक्योरिटी सॉल्यूशंस रहेंगे। ट्रिब्यूनल कवरेज इसमें प्रिंसिपल बेंच जो है न्यू दिल्ली में, और 31 बेंचेस अक्रॉस इंडिया जो हमारी है वो सभी को ये कवर करेगा। तो सिक्योर, स्केलेबल, इंटेलिजेंट डिजिटल ऑपरेशंस प्रोवाइड करेगा। अश्विनी वैष्णव जो हैं, ये यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई आप जोहो की तरफ आ जाओ, जोहो यूज करने लग जाओ, क्योंकि ये इंडिया का बिल्ड है और यहाँ पर ये गूगल क्रोम को रिप्लेस कर रहा है। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पर इनकी एक व्हाट्सएप सर्विस भी आई है, शायद आप लोगों ने एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली होगी। तो यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है जोहो का, इंडिया का होम ग्रोन सीट फॉर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। एनकरेज कर रहे हैं अडॉप्शन ऑफ इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एक और नया प्रोडक्ट आया है अराटाई मैसेंजर, जो कि इंडियन ऑल्टरनेटिव है व्हाट्सएप पर, जोहो ही लेकर आया है इसको। तो टेक्स्ट, वॉइस मैसेजिंग, ऑडियो वीडियो कॉल्स, ग्रुप चैट्स, यहाँ पर 1000 पार्टिसिपेंट्स तक, मीडिया डॉक्यूमेंट शेयरिंग, डेडिकेटेड चैनल्स, ये सारी चीजें ये अलाउ कर रहे हैं। कहो तो बताओ, यहाँ पर आरपीए का भी एक चैनल बना देते हैं इस पर। टाटा एआईजी पार्टनरशिप कर रहा है विद इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, जहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी एक बैंक के साथ पार्टनरशिप करती है। तो बैंक के जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पर मिल जाते हैं इनको, और इंश्योरेंस सर्विसेज दी जाती है। बैंक जो है वो अपने लिए कुछ फी काट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट्स जैसे मोटर हेल्थ, पर्सनल एक्सीडेंट, ट्रैवल और अदर जनरल इंश्योरेंस हम कवर करेंगे। टाटा पावर रिन्यूएबल पार्टनरशिप कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में फॉर एमएसएमई सोलार फाइनेंसिंग। तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, सीजीटीएमएससी स्कीम पता है आपको, उसके अंडर यहाँ पर एमएसएमई सोलार फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो सोलार इक्विपमेंट्स और प्रोजेक्ट्स जहाँ पर 10 मेगावाट तक की कैपेसिटी रहेगी वो ये प्रोवाइड करेंगे। इसमें जो इंटरेस्ट रेट आपका लगेगा वो कहाँ से शुरू हो रहा है, 7.75% से स्टार्ट होगा। फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है, कितनी तक है ये, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्शन बेसिकली 120 मंथ तक आप यहाँ पर अपनी रीपेमेंट कर सकते हैं। कोलेटरल फ्री लोन्स है, ये याद रखना, लोन्स यहाँ पर कोलेटरल फ्री रहेंगे, और कितने रुपीस तक, 10 करोड़ रुपीस तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपके अलग अलग सर्कुलर्स भी आते रहते हैं इससे रिलेटेड। तो लेटेस्ट वाला यही है, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसमें हम यहाँ पर एमएसएमईज को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 10 करोड़ रुपीस तक का लोन दिया जाता है, और इसको एक्सटेंड किया जाता है माइक्रो फाइनेंशियल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। ठीक है, चलो, पेटीएम मनी ने लॉन्च किया है एआई ड्रिवन इक्विटी फंड विद जियो ब्लैक रॉक। तो जियो ब्लैक रॉक के साथ में मिलकर पहला यहाँ पर आपका एआई ड्रिवन फ्लेक्सी कैप फंड आ रहा है, जिसमें कि आप पेटीएम की ऐप से जाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 500 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। एआई, मशीन लर्निंग, ऑल्टरनेटिव डेटा सोर्सेज, ये सब यहाँ पर टेक्नोलॉजी जो है यूज की जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका एनएफओ जो है वो 7 अक्टूबर तक आ चुका है। आईआईएम अहमदाबाद और आईआईएम लखनऊ, इन्होंने ज्वाइन किया है गोल्डमैन शेल्स 10,000 वीमेन इनिशिएटिव।
तो सपोर्ट कर रहे हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स को वाया बिजनेस एजुकेशन नेटवर्किंग एंड कैपिटल एक्सेस। टारगेट क्या है? ग्रेजुएट करेंगे 1000 विमेन एंटरप्रेन्योर्स को इंडिया में और 10,000 बाय 2033। ठीक है, इसको याद रख लेना। तो यहाँ पर हमारा जो एग्जिस्टिंग बेस है वो क्या है? 33,800 पार्टिसिपेंट्स है। ग्लोबल इनिशिएटिव है ये सिंस 2008। ग्लोबल रीच की बात करें तो 3,20,000 विमेन अक्रॉस 150 प्लस कंट्रीज है। फैसिलिटेट करते हैं $3.1 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट्स। इंडियन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर्स में IIM अहमदाबाद, EIC, IIM लखनऊ, EIC, IIM बैंगलोर, NSRCEL। सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया का विकसित भारत 2047 विजन। अब ये जो 2047 विजन है ना, ये सब विकसित भारत, ये सब आपको डिस्क्रिप्टिव में तो यूज करने हैं, तो इनको ना रट लो अभी। नेट जीरो कब तक होता है? 2070 तक। ठीक है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है AU कॉस्मो क्रेडिट कार्ड, यूपीआई बेस्ड क्रेडिट। तो आप यहाँ पर जो पेमेंट्स वगैरह है वो यूपीआई से कर सकते हैं मर्चेंट के पास में, और रीपेमेंट भी कर सकते हैं। तो कीवी क्रेडिट ऑन यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ कोलैबोरेट कर यूपीआई एट ऑनलाइन ऑफलाइन मर्चेंट्स हम यूज कर रहे हैं। रिवॉर्ड दिए जाएंगे ऑन यूपीआई पेमेंट्स। कोई भी एनुअल या फिर रिन्यूअल फी यहाँ पर आपको नहीं लगेगी। फर्स्ट टाइम क्रेडिट यूजर्स जो हैं, यंग प्रोफेशनल्स, टैक्स सेवी कंज्यूमर्स, इन सबको यहाँ पर टारगेट किया गया है। इंडिया लॉन्च कर रहा है डेडिकेटेड जीएसटी कैटेगरी ऑन इनग्राम पोर्टल। कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट के अंडर यहाँ पर इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म कर एक पोर्टल है, जिसके थ्रू जो कंज्यूमर ग्रीवांसेस और क्वेरीज हैं रिलेटेड टू नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी आए हैं, जैसे अभी यहाँ पर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस एमआरपी वगैरह सेम ही है अगर आप लेने जाओगे, तो कुछ भी यहाँ पर आपके ग्रीवांसेस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट वो हो सकती है? रिजॉल्व इन ग्राम पोर्टल के थ्रू। तो सब कैटेगरीज में आपका ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ई कॉमर्स, एफएमसीजी और अदर्स आते हैं। 17 लैंग्वेजेस इसमें आ जाएंगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेजेस। कांटेक्ट कर सकते हो टोल फ्री 1915 पर फॉर वाया पोर्टल। ठीक है। अब यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट देख, तो यहाँ पर अपन के पास क्या है? देखो, यहाँ पर नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पार्टनरशिप करेंगे CSC ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ में, जिसमें कि ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को इक्विप करेंगे सिक्योर और कंप्लायंट डिजिटल इंफ्रा के साथ। तो रोल आउट में यहाँ पर आधार बेस्ड KYC, ई साइन एंड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन, ई स्टैम्प सर्विसेज, क्लाउड होस्टिंग, डेटा सेंटर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस। ठीक है। तो एक्सलरेट करें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अर्बन कोऑपरेटिव सेक्टर में। याद रखना, नाम इसका नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड इजी। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है एक न्यू फास्ट ट्रैक लोन सर्विस, जिसे बोलेंगे BOI ट्रेड इजी। पार्टनरशिप होगी कैश इनवॉइस की, एक सप्लाई चेन फाइनेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो सर्विसेज में आपके पास MSME आएंगे, जिनको अलाउ किया जाएगा कि उनको लोन अप्रूवल 30 मिनट में मिल जाए। तो पहले यहाँ पर 15 से 30 दिन लग जाते थे। अब जो प्लेटफॉर्म है ये ऑटोमेट कर रहा है डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट्स को, और लोन प्रोसेसिंग फास्टर, ट्रांसपेरेंट एंड इजियर बना देगा। बैंक ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है 1000 करोड़ रुपीस डिस्बर्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल लोन्स। ठीक है, अगले 4 से 6 महीने में, और यहाँ पर ये बेनिफिट करेगा 2 लाख MSMEs को। अरुण पुजारी जी को फाउंडर एंड CEO हैं कैश इनवॉइस के। चलो नेक्स्ट जाते हैं। MOU बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ज़ैप्टो। तो एक MOU साइन हुआ है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ज़ैप्टो के बीच में, ताकि अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और यूथ एम्प्लॉयबिलिटी जो है नेशनल करियर सर्विसेज पोर्टल पर हम एनहांस करें। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करें प्लेटफॉर्म इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग इकोसिस्टम के साथ में। 10,000 जॉब पोस्टिंग्स MOU ड्यूरेशन में प्रोवाइड की जाएंगी, और पार्टनरशिप यहाँ पर फॉर्मलाइजेशन एंड अपस्किलिंग करेगा, गिग वर्कर्स को लिंक करेगा, ई श्रम रजिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटीज के साथ में। मिनिस्ट्री ने साइन किए MOUs अदर की ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में, जिसमें आपका अमेजॉन, स्विगी, रैपिडो और क्विकर जॉब्स आता है। बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है IFSCA अप्रूवल ऑन IIBX। तो यहाँ पर
इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSC ने अप्रूवल दिया है बैंक ऑफ बड़ौदा को कि वो अब ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर की तरह काम करेगा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड पर एट गिफ्ट सिटी। तो IIBX लॉन्च किया गया था 2022 जुलाई में और इंडिया का पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है। एज अ TCM बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्लियर सेटल करेगा ट्रेड्स, बूस्ट करेगा लिक्विडिटी और एफिशिएंसी इंडिया के बुलियन मार्केट में। बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट गिफ्ट सिटी में जो है वो एक अर्ली एंट्रेंट रहा था। बेसिकली जल्दी इन्होंने अपनी एक ब्रांच खोल ली थी, वहां पर गवर्नमेंट ओनरशिप 63.97% स्टेक है। DFS से बाहर कर चुका है HDFC बैंक दुबई ब्रांच को फ्रॉम ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट्स। तो अभी हाल फिलहाल में हमने देखा है कि UAE का जो सेंट्रल बैंक है वो बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बैंक्स हैं, उनको अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस में ला रहा है। अभी लास्ट उसमें हमने कोटक का देखा था, अभी हम लोग यहाँ पर HDFC का देखते हैं। तो दुबई फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, जैसे IFSC इंडिया में है ऐसे ही दुबई का हो गया। इन्होंने बार किया है HDFC बैंक को, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ब्रांच को, कि अब आप नए क्लाइंट्स जो हैं वो अभी ऑनबोर्ड नहीं कर सकते हो सितंबर 26, 2025 से। तो जितनी भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, एडवांसिंग ऑन नेशनल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, अरेंजिंग डील्स इन इन्वेस्टमेंट्स, इसके अलावा यहाँ पर अरेंजिंग क्रेडिट एंड एडवाइजिंग ऑन क्रेडिट। तो सितंबर 23, 25 में ब्रांच के पास 1489 कस्टमर्स ऑनबोर्डेड थे। DIFC फाइनेंशियल फ्री जोन ऑपरेटिंग अंडर अ सेपरेट लीगल सिस्टम है। DFS जो है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फाइनेंशियल सर्विसेज का, जैसे गिफ्ट सिटी इंडिया में हो गई तो ऐसे ही DIFC है, और IFSC जैसे इंडिया में है ऐसे DFC है, ठीक है। चलो, एक्सिस बैंक ने पार्टनरशिप की है फ्री चार्ज फॉर गोल्ड बैक्ड क्रेडिट ऑन UPI। तो यहाँ पर ऑफर करेंगे क्रेडिट ऑन UPI यूजिंग गोल्ड लोन। यूजर्स अवेल कर सकते हैं क्रेडिट अगेंस्ट गोल्ड एसेट्स वाया UPI डायरेक्टली। अवेलेबल है ये एक्सिस बैंक के क्लाइंट्स के लिए, जहां पर की गोल्ड लोन्स ये प्रोवाइड कर रहा है। इंटरेस्ट जो रिवाइव किया जाएगा ओनली अमाउंट एक्चुअली यूज, जितना लोन यहाँ पर डिसबर्स हो चुका है केवल उतना ही। बैंक ऑफ बड़ौदा ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है IIFL में फाइनेंस के साथ में, मतलब दोनों मिलकर, जैसे किसी को लोन चाहिए तो दोनों मिलकर यहाँ पर कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ लोन प्रोवाइड करेंगे अमाउंट। तो यहाँ पर स्मॉल बोरोवर्स को फास्टर, इजियर एंड मोर अफोर्डेबल क्रेडिट मिलेगा एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज के लिए। तो यहाँ पर IIFL जो है वो ओरिजिनेट करेगा और सर्विस करेगा गोल्ड लोन्स। अगर BOB करेगा तो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा फंडिंग में और ज्वाइंट ऑन अंडर राइटिंग में। क्रेडिट एंड डेबिट मार्केट शेयर्स एज ऑफ अगस्त 2025। तो डेबिट कार्ड मार्केट जो है SBI का 24%, बैंक ऑफ बड़ौदा का 9%, केनरा बैंक, यूनियन बैंक, HDFC बैंक का 6% और एक्सिस बैंक का 4% रहा। क्रेडिट कार्ड मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अगर हम बात करें HDFC का 22%, SBI का 19%, ICICI का 16% और एक्सिस का 14% रहा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में एक्सिस बैंक और HDFC बैंक का 11 से 12 और 7 से 8% कॉन्सिक्यूटिवली रहा। SBI का 5% इंक्रीज हुआ है, पहले यहाँ पर डिक्लाइन देखा गया था। तो ओवरऑल जो कार्ड ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पर 20% का डेबिट में और 19% का क्रेडिट कार्ड में देखा गया। SBI फाउंडेशन ने लॉन्च किया है प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। किसके लिए है ये समझना। CSR आर्म है SBI की। CSR आपको पता ही है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लॉन्च किया है इन्होंने प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 90 करोड़ रुपीस फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 23 to 30 स्टूडेंट्स क्लास 9 के टू अप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, PG लेवल तक क्लास 9 से यहाँ पर अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए है ये, जहाँ पर 15,000 रुपीज से 20 लाख रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा अंटिल इनका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाए। तो हायर एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है। टाटा AIG ने सस्पेंड कर दिए हैं अपनी कैशलेस फैसिलिटी मैक्स हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर टाटा AIG जो है फोर्थ इंश्योरर बन गया है जो कि कैशलेस फैसिलिटीज को मैक्स हॉस्पिटल्स में यहाँ पर अपनी सस्पेंड कर रहा है। तो स्टार हेल्थ, नीवा बुपक, केयर हेल्थ इन्होंने ऑलरेडी कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ पर सस्पेंशन लिमिट किया गया है जितने भी मैक्स हॉस्पिटल्स दिल्ली NCR में है। टाटा AIG ने रीनेगोशिएट किए टैरिफ एग्रीमेंट जनवरी 16 से लेकर जनवरी 15, 2027 में। डिस्प्यूट क्या है, इन्होंने बोला कि भाई फर्दर रेट रिडक्शन जो है वो आप करो, और टाटा AIG जो है वो जॉइंट वेंचर है टाटा ग्रुप एंड AIG के बीच में। जिंदल स्टील रिकॉग्नाइज कर चुके हैं ऐसा, आई थिंक स्टार हेल्थ वाला जो है
इन्होंने तो अपने रिन्यू कर दिए थे जितना मुझे याद है, बिकॉज मैं गई थी टाटा मैक्स हॉस्पिटल में, तो वहां पर तो बोर्ड लगा हुआ था, माइट भी दोबारा कर दिए हो। जिंदल स्टील एग्जाम में तो नहीं आएगा। जिंदल स्टील ने रिकॉग्नाइज किया गया है अवार्डिंग बॉडी फॉर एनसीवेट। तो जिंदल स्टील जो है वो इंडिया का पहला डाइवर्सिफाइड लार्ज एंटरप्राइज बन गया है एंड फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील मैन्युफैक्चरर रिकॉग्नाइज किया गया एज एन अवार्डिंग बॉडी बाय एनसीवेट। अलाउ कर रही है जिंदल स्टील को कि क्रिएट करें इंडस्ट्री अलाइंड स्टैंडर्ड्स, स्ट्रक्चर्ड स्किलिंग प्रोग्राम एंड आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग। तो क्वालिफिकेशन जो है वो क्रेडिटेबल होगी अंडर द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, अलाइन करेंगे इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को 5 स्टार क्यूएस रेटिंग मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्लोबल क्यूएस 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट मिला है हाउस ऑफ लॉज लंदन में। अचीव किया उन्होंने 5 स्टार टीचिंग, ऑनलाइन लर्निंग, एम्प्लॉयबिलिटी, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, आर्ट्स एंड कल्चर, गुड गवर्नेंस एंड ग्लोबल एंगेजमेंट में। तो यहाँ पर रोबस्ट फैकल्टी ग्रोथ देखी गई है, स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन काफी हाई है, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं इनोवेटिव, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस यहाँ पर 575 प्लस पार्टनरशिप हुई है अक्रॉस 80 प्लस कंट्रीज। तो इसी के साथ में जो सितंबर का बैंकिंग अवेयरनेस है ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगी आपके लिए जिसमें सितंबर की सारी ही न्यूज आ जाएंगी, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, पीआईबी और जो भी हमारी मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो वो भी आपको एक मस्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, साथ में यहाँ पर कमेंट कर कोई भी डाउट है, कुछ और चाहिए तो वो भी बता सकते हो, मैं सारी चीजें कवर करवा दूंगी। एग्जाम एकदम पास में है तो थोड़ा सा आप लोग भी एक्टिव रहना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।